प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो सेशन रहेगा हमारे हिंदी सब्जेक्ट क्लास 10th का संजीव डेश्वर का मॉडल पेपर 2025 का आपका है वो हम इस सेशन के अंदर हल करेंगे। और यहाँ पर हम जो नवीनतम पाठ्यक्रम आधारित पहला मॉडल पेपर है और 2025 के अंदर जो आपकी बोर्ड की परीक्षा होगी, इस परीक्षा के अंदर आपका हिंदी के अंदर पेपर कैसा आएगा वो इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे और पूरा मॉडल पेपर हम हल करेंगे। तो सभी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, जितने भी आपके साथीगण हैं उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो मोटिवेशनल लाइन के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों, कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आपको भी लगातार कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, आखिरकार आप सफलता को ज़रूर पाओगे। ठीक है, तो आपके 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट समय रहेगा। और यहाँ पर मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है विद्यार्थियों की निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक जो प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। इस प्रकार से आपके हैं करीबन यहाँ पर 12 से लेकर के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि देख लीजिए 15 नंबर के ये आपके क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर के जो विकल्प के प्रश्न आते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित शब्द जो संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको संज्ञा शब्द दी गई है, तो व्यक्तिवाचक कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर जो हिमालय है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। विद्यार्थियों, संज्ञाएं जो आपकी हिंदी के अंदर 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना, किसी जाति का बोध हो रहा है तो जैसे लड़का हो गया तो लड़का एक जातिवाचक शब्द हो गया। इसके अलावा भाव की बात करें तो जो प्रेम होता है वो भाव होता है, वात्सल्य भाव होता है। इसके अलावा जो व्यक्तिवाचक होता है व्यक्ति विशेष, जैसे मतलब जिस किसी का भी नाम है वो क्या है, सारी संज्ञाएं हैं। और उसके अंदर स्पेशल नाम अगर दे रहा है आपको तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होगी। जैसे हिमालय है तो हिमालय एक पर्वत का नाम है, पूरे भारत के अंदर एक हिमालय यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दूसरा यहाँ पर प्रश्न दे रखा है आपको, मानसिक शब्द में प्रत्यय है, तो मानसिक शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय है? ठीक है ना, तो मानसिक के अंदर इक प्रत्यय है, वो मानसिक शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, मानस प्लस इक यानी मानसिक। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण है। तो यण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर आपके यण संधि का यहाँ पर स्वच्छ शब्द है, तो यण संधि का उदाहरण है। इसका जो संधि विच्छेद है किस किस विद्यार्थी को आ रहा है वो करके कमेंट बॉक्स में बताना कि स्वच्छ का संधि जो विग्रह होता है वो क्या होता है, आप बताइएगा, ताकि आपको संधि का नॉलेज है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर अगले वीडियो के अंदर आपको सारी संधि हम समझाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर शताब्दी शब्द में समास का प्रकार है। जो आपके शताब्दी शब्द है उसके अंदर कौन सा समास है? तो यहाँ पर द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला 5वां प्रश्न है, नेताजी का चश्मा, पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला था। तो नेताजी का जो चश्मा था उसमें जो नेताजी की मूर्ति बनाने वाला था उसका नाम था मास्टर मोतीलाल। कौन सा लाल? मास्टर मोतीलाल उसका नाम था। ठीक है ना, छठा प्रश्न है, झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक कौन है? एक आपके उपन्यास है झूठा सच, तो इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस उपन्यास के लेखक है यशपाल। कौन से पाल? तो यशपाल झूठा सच उपन्यास के क्या है? लेखक हैं। अगला 7 नंबर प्रश्न की बात करें यहाँ पर कि मनु भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान रहा है। ऐसा प्रश्न जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मनु भंडारी के जो साहित्य के अंदर योगदान जो बढ़ाने का दायरा में सर्वाधिक योगदान की बात करें तो उनका नाम आता है शीला अग्रवाल। क्या नाम आता है? शीला अग्रवाल आता है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो साथियों, जो शहनाई है वो विद्यार्थियों यहाँ पर सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि कौन है? वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि की बात करें तो यहाँ पर सूरदास जी है। कौन है? सूरदास जी है। ठीक है ना, नेक्स्ट अपन बात करें, अगला हमारा 10वां प्रश्न है कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा हो ही
कहूँ एक दास तुम्हारा, उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी ओर संकेत करती है? ये जो काव्य पंक्ति है वो राम के ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करती है? राम के ओर संकेत करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कामायनी की रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपकी परीक्षा के अंदर आएगा। जो कामायनी है उसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ठीक है। अगला 12 नंबर प्रश्न है कि ये दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय भाव क्या है? भाव यहाँ पर बच्चा होगा। क्या होगा? बच्चा होगा, ये नहीं है। ठीक है ना, तो इसका आप उत्तर है बच्चा, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न की बात करें तो माता का अंचल पाठ में लेखक के पिता लेखक को किस नाम से पुकारते हैं? तो यहाँ पर लेखक के जो पिता हैं इनको भोलानाथ के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साना साना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा से लौटते समय जितेन ने किन के फुटप्रिंट की जानकारी दी? तो यहाँ पर गुरु नानक के फुटप्रिंट की उन्होंने जानकारी दी। और अगला यहाँ पर प्रश्न है हिरोशिमा की घटना पर आधारित जो पाठ का नाम है उस पाठ का नाम क्या है? उस पाठ का नाम है विद्यार्थियों मैं क्यों लिखता हूँ। क्या नाम है? मैं क्यों लिखता हूँ। तो ये छोटे प्रश्न हैं, वो 15 प्रश्न आएंगे। और अब दूसरा जो प्रश्न आएगा वो आएगा रिक्त स्थान से संबंधित। किससे संबंधित आएगा? रिक्त स्थान से संबंधित आएगा। ठीक है ना। पहला प्रश्न है यहाँ पर दूसरे का कि यहाँ पर 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, यानी 4 नंबर मिलेंगे। तो 15 और 4 19 नंबर तो आपके आराम से आ जाएंगे सभी विद्यार्थियों के हिंदी के अंदर। तो हिंदी के अंदर आप सब लोग आराम से पास हो जाओगे, डरने की कोई चिंता नहीं है। पूरी क्लास आपको देखना है। ठीक है। यहाँ पर पहला प्रश्न है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन सा सर्वनाम कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके सारे उत्तर नीचे दिए गए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पर प्रश्न है इस गेंद को मत फेंको वाक्य में विशेषण है। तो कौन सा विशेषण है? मत फेंको यानी मना कर रहा है। मना हिंदी के अंदर उसे बोला जाता है निषेध, निषेधवाचक विशेषण है। ठीक है ना। नेक्स्ट है ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अव्यय बोला जाता है। ठीक है ना। अव्यय बोला जाता है या अविकारी शब्द भी कहा जाता है। संयोग शब्द की बात करें तो उसके अंदर उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है, में हलंत है। ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। ये सारे चारों प्रश्नों के उत्तर पढ़े, आप देख लेना। अगला हमारा प्रश्न है अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। और गद्यांश कितने नंबर का है? 6 नंबर का है, यानी 19 नंबर ऊपर और गए और 6 नंबर ये, यानी आपके 25 नंबर तो पूरे पेपर में लिखे हुए उत्तर हैं, उनको छांटना है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। तो इसको हम पढ़ते हैं। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का यहाँ पर आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए, और क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता है। यदि दुख का कारण चेतन होगा और ये समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है तभी क्रोध होगा। यह भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं, इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। तो पहले विद्यार्थियों आपको इसको पढ़ना है और ये 6 नंबर आपको कैसे पूरे करना है मैं आपको बता देता हूं, आप इसको पूरा देख लेना। ठीक है ना। पहला यहाँ पर प्रश्न दिया है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो पहले आप इसको है ना पूरा पढ़ोगे ना तो इसका सार निकलेगा। यहाँ पर किस किस की बात हो रही है? तो यहाँ पर एक तो भय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? भय की। और एक हो रही है क्रोध की बात हो रही है। किसकी? 2 चीज़ों की बात हो रही है, भय और क्रोध की। तो यहाँ पर इसका उत्तर भी देख लेना आप, जो इसके अंदर देख यहाँ उत्तर पड़ा है भय और क्रोध या मनोविकार इस गद्यांश का क्या है? उचित शीर्षक है। फिर यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपको पूछा है भय की परिभाषा की जो आपकी है परिभाषित कीजिए। तो विद्यार्थियों इसके अंदर पूरा लिखा हुआ ये देख सकते हो आप कि भय किसे कहते हैं। ये आप देख सकते हो कि किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है उसे भय कहते हैं। तो ये 1 नंबर आपको और मिल गए, यानी 2 नंबर आपने कंप्लीट कर लिए। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपको दे रखा है कि दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए कौन आकुल करता है, यानी दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए कौन आकुल करता है। तो यहाँ पर आपको है स्पष्ट रूप से लिखा है, आप देख सकते हो
ये देख सकते हो कि क्रोध दुख के कारण प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है। तो ये इसके अंदर लिखा हुआ उत्तर है, बस आपको छांटना है। तो ये आप लिखोगे तो 1 नंबर और मिल जाएगा, यानी 3 नंबर आपने छांट लिए। ठीक है, चौथा प्रश्न आपसे पूछा है इसमें ये कि गद्यांश में विपत्ति शब्द का पर्यायवाची शब्द ढूंढ करके आप है उसको ढूंढ कर लिखिएगा। तो गद्यांश को देखना है कि विपत्ति शब्द का पर्यायवाची क्या हो सकता है। विपत्ति का पर्यायवाची होता है, यहाँ पर देख सकते हो, आप इसको पूरा पढ़ोगे तो ये पढ़ा, ठीक है ना, किसी आती हुई आपदा। आपदा का और विपत्ति का एक ही चीज़ होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपदा। ये देख सकते हो, ये इसका सही आंसर क्या है, आपदा है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, क्रोध कब प्रकट होता है। तो क्रोध कब प्रकट होता है, तो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि क्रोध कब प्रकट होता है। ये पूरा पढ़ा कि जानबूझकर दुख पहुँचाया जाता है तभी क्रोध होगा, ठीक है ना। तो दुख का कारण चेतन होता है और ये समझ जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुँचाया है तभी क्या होगा, दुख होगा। तो दुख कब होगा है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, जानबूझकर यदि किसी को दुख पहुँचाया है, ऐसा बोध होने का से क्या हो जाता है, क्रोध प्रकट हो जाता है। पर जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, अपने साथी गणे उनको, उनमें से किसी एक साथी को आप जानबूझकर दुख पहुंचाओगे तो उसे क्या आएगा, क्रोध आएगा, ठीक है ना। तो ये क्रोध से संबंधित है। और अगला प्रश्न यहाँ पर है, भय के लिए क्या जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो भय के लिए कारण निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है, बस इतना आभास होना चाहिए कि हानि या दुख पहुंचेगा। तो ये लाइन है इसके अंदर लिखी हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये देखो पूरी लाइन लिखी हुई है कि भय के लिए कारण और निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है, इतना मालूम बर होना चाहिए कि दुख और हानि पहुंचेगी। तो आपके 25 नंबर तो 80 में से हूबहू आ जाएंगे और 6 नंबर ये जोड़ लो, यानी 31 नंबर है आपके पेपर के अंदर उत्तर लिखे हुए मिल रहे हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न आपके क्या पूछ रहा है, अपठित पद्यांश पूछ रहा है। ये थोड़ा आपको क्या अर्थ समझना पड़ेगा इसका, तभी आप ये कर पाओगे, ठीक है। फिर भी आप कर लोगे, 6 नंबर इसके अंदर सारे उत्तर लिखे हुए हैं। तो मैं पूरा समझाता हूं आपको कैसे इसका उत्तर ढूंढना है। पहले इसको पढ़ते हैं फिर उत्तर ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ने जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। जो ये आपका अपठित पद्यांश दिया गया है, इसका पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि इससे संबंधित उचित यहाँ पर पद्यांश या उचित शीर्षक क्या है इसका। तो हम पूरा इसको पढ़ लिया है, तो यहाँ पर सही ढंग से देखें तो इसका यानी मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यानी कवि है इसके अंदर आत्म परिचय का यहाँ पर बात कर रहा है। तो इसका यहाँ पर जो पद्यांश का उचित शीर्षक होगा वो होगा आत्म परिचय। क्या होगा, आत्म परिचय होगा, ठीक है ना, खुद का परिचय करवा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, उपयुक्त पद्यांश की रेखांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिएगा। यहाँ पर लिखा है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात कवि कहता है विद्यार्थियों कि इस सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए हुए फिरता रहता हूँ और मैं अपने आप से भी प्रेम करता हूँ, ठीक है ना। इन बातों का अर्थ यही है, ये कवि की पंक्तियाँ हैं, इसके सामान्य अर्थ आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर लिखना है, काव्यांश में कवि किसकी जो है किसका पान करता है। काव्यांश के अंदर कवि है किसका पान करता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर ये देख लो, मैं सने सूरा का पान किया करता हूँ। तो आपको उत्तर लिखना है कि काव्यांश में कवि प्रेम के नशे में डूबा रहता है, अर्थात सभी से प्रेम करता है। साथियों जो विद्यार्थियों यहाँ पर है, मैं सने का मतलब होता है प्रेम करना, सूरा यानी जैसे सने में डूबा हुआ बात करें तो यहाँ पर कवि है वो प्रेम के नशे में डूबा रहता है, अर्थात सभी से प्रेम करता है। ये बात आपको लिखना है। अगला चौथा प्रश्न है, जग किसको पूछता है। जग है वो किसको पूछता है, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, ठीक है ना। ये लाइन इसको दी गई है। तो इसका अर्थ होता है विद्यार्थियों कि यहाँ पर जो दूसरों के बारे में सोचते हैं और बातें करते हैं उनको जग पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका सामान्य अर्थ आपको थोड़ा सा है, इसका अर्थ समझ के उत्तर देना है।
अगला 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, दे उपयुक्त पद्यांश की मूल संवेदनाएं क्या है। तो इसकी जो पूरा पढ़ा हमने, इसकी मूल संवेदनाएं हैं, कवि इसमें अपने जीवन के सुख दुख प्रेम के दायित्व का भार स्वयं उठाए चलने को कहते हैं। कि आप विद्यार्थी जीवन की मैं बात करूं तो आपके अंदर जितने भी सुख है, जीवन के अंदर दुख आएंगे, प्रेम है, इन सब का दायित्व आप स्वयं उठाकर चलना चाहिए, यही इसका भार है। और साथ ही कवि इसमें कहते हैं कि स्वयं के मतानुसार चलने की बात करते हैं, जो आप चाहते हो अपने अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करो, ये इसके अंदर बताया गया है। कवि किसका गान करता है, तो सिंपली यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि कवि हर परिस्थिति में अपने में प्रसन्न रहता है, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं और इस पर ध्यान वह नहीं देता है। तो ये सामान्य बातें थी, इसके सारे उत्तर हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसको है मैं PDF है इसकी उतार लेना आप कॉपी के अंदर और इनको याद करना है अच्छे से, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके अगला, यहाँ पर निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर है, लगभग 40 शब्दों में आपको देना है, ठीक है। तो 5 नंबर प्रश्न है कि संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा, उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में है, वह क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर है कि यह कथन विश्व प्रसिद्ध भारत रत्न प्राप्त शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां साहब के बारे में कहा गया है, क्योंकि वह 80 वर्ष तक निरंतर जिजीविषा में संगीत की साधना करते रहे कि ईश्वर मुझे फटा सुर ने बख्शे, अपितु एक सुर ऐसा प्रदान करें जो आप ईश्वर तक पहुँचे। तो ये उनके लिए है वो संपूर्णता और एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा के बारे में ये कथन है संदर्भित करता है। तो ऐसे प्रश्न यहाँ पर आपको अटेंड करने चाहिए। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 40 शब्दों में, यानी 4 लाइन लिख के आनी है। छठा प्रश्न है, हमारी संस्कृति पर मनीषियों का क्या प्रभाव पड़ा, पठित पाठ में आधार पर आपको लिखना है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर है, हमारी सभ्यता पर अधिकांशतः प्रभाव मनीषियों के कारण ही पड़ा। मनीषियों से मिलने वाला ज्ञान अपनी सहज संस्कृति के कारण हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वह हमेशा ही अपने ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, रहते हैं और वह अदम्य जिज्ञासा रखते हैं और सामान्य सफलता पर संतुष्ट होकर नहीं बैठते हैं। तो ये इसका संपूर्ण आंसर हो गया, सीधा आपको याद करना है, इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं, संगीतकार का गायन में योगदान बताना है। तो संगीतकार का गायन में योगदान, संगीतकार या संगीतकार बात करें तो संगीतकार का जो गायन के अंदर योगदान होता है, मुख्य गायकों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, मुख्य गायकों की कहीं गहरे चले जाने पर उनके मुखड़े को पकड़कर वह उन्हें वापस मूल स्वर पर ले आते हैं। और तीसरा यहाँ पर योगदान बताना है कि वह मुख्य गायक और गायकों की थमी हुई टूटती बिखरती आवाज़ को बल देकर उनका सहयोग करते हैं और उन्हें अकेला नहीं है पढ़ने देते हैं। तो ये इनके 3 योगदान आपको याद रखने हैं। आगे मैं बात करता हूँ, प्रश्न संख्या 8 है कि आत्मकथ्य कविता का मूल भाव क्या है। ये एक प्रश्न आपकी कविता से संबंधित आएगा, जो आपकी पाठ की शुरुआती लाइन के अंदर दी गई है वह आपको पढ़ना होगा। तो आत्मकथ्य कविता छायावादी शैली के अंदर लिखी गई है। किस शैली के अंदर लिखी गई है, छायावादी शैली के अंदर लिखी गई है। और इस कविता में प्रसाद जी ने अपने जीवन में यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है और इसमें अपने मनोभावों बिंबों के सारे बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति की जीवन की कथा है। तो ये आत्मकथ्य कविता का मूल भाव आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न की बात करूं मैं तो यहाँ पर है, मैडम ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। उपयुक्त वाक्य किसने और क्यों कहा। तो उपयुक्त वाक्य मणि के पहाड़ी स्कूल के बच्चों हेतु बस के बारे में पूछने पर गाइड जितेन नार्गे ने कहा कि मैडम ये मैदानी क्षेत्र नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ बस मार्ग हो, यहाँ के बच्चे दिन रात परिश्रम करते हैं, इसलिए इनमें कोई भी बच्चा बढ़े हुए पेट वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैडम को है किसने कहा था, जो गाइड जितेन नार्गे ने ये कहा था, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके अगला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ के आधार पर ग्रामीण जीवन में बच्चों के जीवन में खेलों का महत्व लिखिए। आराम से आप लिख सकते हो कि बच्चों के जीवन के अंदर जो माता का आंचल पाठ है इसके आधार पर आपको बताना है। तो इसका उत्तर है कि ग्रामीण जीवन में बच्चों के जीवन में खेलों का शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए विशेष महत्व होता है और उनके खेल एवं खेल सामग्री भी ग्रामीण वातावरण के अनुरूप ही होती है, जो आसानी से उपलब्ध होती है, वह उन्हीं खेलों में आनंद लेते हैं, परिवार जन उनका सहयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, आंखें मूंदना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना। 2 नंबर का प्रश्न आएगा, आप आराम से लिख दोगे, ठीक है। आंखें मूंदने का अर्थ होगा ध्यान नहीं देना, क्या इसका मुहावरे का अर्थ होता है ध्यान नहीं देना, और इसका वाक्य में प्रयोग करना है, आजकल माता पिता धन कमाने के चक्कर में संतान के प्रति आंखें मूंदे रहते हैं जिससे वह बिगड़ जाती है। तो सिंपल ये शॉर्ट उदाहरण आपको ध्यान में रखना है। आंखें मूंदना जो मुहावरा होता है इसका अर्थ क्या होता है, ध्यान न देना, और वाक्य में प्रयोग की बात करता है तो आप वाक्य कोई भी वाक्य बना सकते हो, इसमें ये नहीं है कि ये लिखो, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा सरल ही है। आप आजकल माता पिता धन कमाने के चक्कर में संतान के प्रति क्या है, आंखें मूंदे रहते हैं और जिससे वह बिगड़ जाती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 4 नंबर आप हैं जो ऐसा पठित गद्यांश है जिन आप सब ने पढ़ा है और उसके आधार पर इसका उत्तर देना है। पहले इसको पढ़ लेते हैं ताकि इसका उत्तर है वो सब लोगों को सरल तरीके से मिल जाए, और आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही उत्तर देना है ताकि आप सही उत्तर दे पाओ हर चीज़ का, ठीक है। वरना फिर आप सही तरीके से नहीं पढ़ोगे, जल्दीबाजी करोगे तो फिर गलतियां बहुत ज़्यादा होगी। तो विद्यार्थियों आपको गलतियां नहीं करनी है, आपको सबसे पहले आपको प्रश्न इसको पढ़ना है, ये अथवा के अंदर आएगा, जो आपको सरल लगे वो आप कर देना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एक तो ये ऊपर आ गया 4 नंबर, चाहे ये करोगे तो 4 नंबर मिल जाएगा, और ये आपको सरल लग रहा है तो ये करोगे तो 4 नंबर मिल जाएगा। दोनों में से कोई भी करोगे तो आपको एक करना है, दोनों नहीं करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला अपन पढ़ सकते हैं कि गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उनमें चढ़ गई। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल की एक सफ़ेद पोश सजन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे साहस कूद जाने से सजन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। तो ये आपको पठित गद्यांश है। अब इसका सबसे पहले आपको इसकी पहला प्रश्न पढ़ना है, उपयुक्त गद्यांश में कहाँ का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो लेखक द्वारा गाड़ी के सेकंड क्लास के डिब्बे में की गई यात्रा का दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ये लिखा हुआ देख सकते हो आप, गाड़ी छूट रही थी, लेखक सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गई, और अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन था। तो जो यहाँ पर दर्शाया गया है वो स्पष्ट रूप से यही दर्शाया गया है कि लेखक द्वारा गाड़ी में सेकंड क्लास के डिब्बे में की गई यात्रा का दृश्य प्रस्तुत किया गया है, ठीक है ना। इसका उत्तर ये नीचे दिया गया है, आप सबको बता देता हूँ, ये देख लो, ठीक है ना, ये इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने डिब्बे को लेकर क्या अनुमान लगाया। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है, लेखक ने अनुमान लगाया कि डिब्बा खाली या निर्जन होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। लेखक ने अनुमान लगाया कि डिब्बा खाली हो सकता है, लेकिन अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा खाली नहीं था, भरा हुआ था, ठीक है ना। तो ये जो पूछ रहा है वही उत्तर देना, ऐसा नहीं है आप जो मन में आए वो करके आओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। कॉपी हम अब की बार क्या है अच्छी तरीके से चेक होगी। तीसरा प्रश्न है, डिब्बे में बैठे सजन की आंखों में संतोष क्यों दिखाई दिया। तो इसका उत्तर ये पड़ा है, लेखक के अचानक डिब्बे में आ जाने से सजन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न के कारण संतोष दिखाई दिया। ये लाइन आपको कहाँ मिलेगी, इसके अंदर मिलेगी। कहाँ दिखाई दे रही है सर, दिखाइएगा हमको, तो देखिएगा ये पड़ी,
डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सजन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का संतोष दिखाई दिया। ये इसका उत्तर पड़ा। लिख सकते हो ना। अब इतने अच्छे से समझाऊं फिर भी आप नहीं करके आओगे तो फिर गलती आपकी। हर एक लाइन का उत्तर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको मैं चौथा प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है। चौथा प्रश्न है, डिब्बे की बर्थ पर कौन बैठा हुआ था, ठीक है ना। इसका उत्तर है, डिब्बे की बर्थ पर लखनवी नवाबी नस्ल की एक सफ़ेद पोष सजन बहुत ही सुविधा से पाल तिमारे बैठे हुए थे, ठीक है ना। अब इसका उत्तर, इसके अंदर गुरु कहाँ मिलेगा, तो ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये कहाँ मिलेगा। आपको इसको सही ढंग से पढ़ाएं तो ये रहा, एक बर्थ पर एक लखनवी नवाबी नस्ल की एक सफ़ेद पोष सजन सुविधा से पाल तिमारे बैठे थे। तो ये हूबहू लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है, ये देख सकते हो। तो ऐसे उत्तर आप छांटोगे तो आपके 31 नंबर है 80 में से तैयार हो गए हैं, ठीक है ना। आप मेरे सारे वीडियो देख लेना, आपके 31 नंबर ये हो जाएंगे। अभी और तैयार करूँगा, यानी 80 में से 80 नंबर हिंदी के अंदर आप ले आओगे, रेगुलर क्लास लोगे तो, ठीक है। अब ये अथवा के अंदर है, जो ये आए तो वो कर लेना, दोनों में से आपको ये करना होता। फिर भी अपने एक बार इसको पढ़ लेते हैं ताकि इसके अंदर क्या जानकारी दे रखा है एक बार, तो ये भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो इसको पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखी जानी चाहिए, वह प्यार के ज़्यादा हकदार होते हैं। पोथू बड़ी ही जो सुबग और सुशील मिली थी, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार था, उसकी खबर रखने की लोगों को कहा फुर्सत, किंतु मौत तो सबका ध्यान खींच कर ही रहती है, ठीक है ना। तो ये इनका क्या था, एक पूरा जो आपका पठित गद्यांश है। तो इनको जो प्रश्न पढ़ते हैं इनके उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न आपके हैं, जो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया, तो इसका उत्तर ये नीचे दिए गए हैं। फिर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इसके अंदर बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। तो ये कि ये लाइन ये ऊपर पड़ी देख सकते हो, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। ये लाइन इसका उत्तर है। तो एक नंबर और तैयार हो गया। फिर हम दूसरा नंबर तैयार करते हैं, बाल गोविंद भगत अपने बेटे के प्रति अधिक लगाव क्यों रखते थे, तो इसका उत्तर है कि उनका इकलौता पुत्र कमज़ोर और सुस्त था, इसलिए उनकी सोच थी कि ऐसे व्यक्तियों को विशेष नज़र रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि वो क्यों रखते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सोचोगे तो उनका बेटा बीमार, यहाँ पर आप आराम से इसको खोज सकते हो। ये देखो कि उनका इकलौता बेटा था और सुस्त और बोधा था, ठीक है ना, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे कि उनकी समझ में ऐसे आदमियों को ज़्यादातर नज़र रखनी चाहिए। तो ये पूरा उत्तर इसके अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट में तीसरा प्रश्न है, जो भगत की पोतूह की चारित्रिक विशेषता लिखिए। तो चारित्रिक विशेषता यहाँ पर इसी के अंदर दी गई है, लेकिन यहाँ पर लिखना है सुबग सुशील और कुशल प्रबंधिका, ठीक है ना। तो ये ही इसके अंदर लिखी हुई है, सुबग सुशील और कुशल प्रबंधिका, तीनों लिखी हुई है कि नहीं है, ये लिखी हुई पड़ी। तो आप सबको इनके सारे उत्तर आपको यहाँ मिल जाएंगे, आपको बस थोड़ा सा इसको ध्यान में पढ़ना है। चौथा प्रश्न का मैं उत्तर बताऊंगा, किस खबर ने लोगों को ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भगत जी के पुत्र की मौत की खबर ने लोगों को अपनी ओर ध्यान है खींच लिया। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसकी खबर, यानी उनका बेटा बीमार था, इसकी खबर रखने में लोगों का कहाँ फुर्सत है, किंतु मौत तो सबका ध्यान खींच लेती है। तो भगत जी के बेटे की मौत का ध्यान है जो लोगों को उनकी ओर खींच लिया था। इस प्रकार से ये सारे प्रश्न आप हल कर लोगे। अब यहाँ पर आपसे पठित पद्यांश पूछ रहा है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी है, यहाँ पर भाषा दी गई है, थोड़ा बहुत समझना होगा कि कहाँ पर क्या क्या लिखना है, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर, फिर उसका उत्तर देते हैं। सामान्य यहाँ पर पढ़ लेना है इसको, फिर उसका उत्तर देना है, ठीक है ना। तो पढ़ने के बाद उत्तर देंगे। यहाँ पर लिखा है, बिही सी लखनऊ भोले बोले मृदु बानी, अहो मनुष्य जो मुनीसु महाभटमानी, यानी पुनी पुनी मोही दिखाऊँ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, यहाँ पर कुमड़ बतियाँ कहूँ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहूँ सहित अभिमाना, भृगु सुत
समूझी जेनेऊ बिलो की, जो कछु कहे सहो रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर ने सुराई। तो ये ब्रज भाषा से संबंधित है। तो आपको है सिंपली पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। फिर भी आप इनको है आराम से समझोगे तो सारा आपके 4 नंबर है रेडी हो जाएंगे, ठीक है ना। ये भी अर्थों में आता है, फिर भी आपको मैं बताऊंगा कि उत्तर कहाँ मिलेगा। पहला प्रश्न है, काव्यांश में कवि ने माँ भट्ट किसे कहा है, ठीक है ना। तो काव्य के अंदर कवि ने है माँ भट्ट किसे कहा है, काव्यांश में कवि ने माँ भट्ट परशुराम जी को कहा है। किसको कहा है, परशुराम जी को कहा है, ठीक है ना। ये पढ़ा महाभट्ट, मुनिसु महाभट्ट, ठीक है ना। तो मुनिसु कौन, मुनिसु यानी परशुराम, ठीक है ना। तो परशुराम जी को है महाभट्ट का है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है यहाँ कुमड़ बत्तियाँ कहूँ नाई से क्या आशय है। इसका आशय है विद्यार्थियों यहाँ पर कि लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हार का कच्चा घड़ा या छुई मुई का पेड़ नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली को देखकर डर जाएगा। तो ये लक्ष्मण ने है परशुराम जी से कहा है। दूसरा यहाँ तीसरा सवाल है, रघुकुल में किन पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती। तो इसका उत्तर है रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय आदि पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती है। और उपयुक्त गद्यांश के किन किन के मध्य संवाद है। तो ये लक्ष्मण और परशुराम के मध्य संवाद यहाँ पर है आपको दिया गया है, ठीक है ना। लक्ष्मण और परशुराम का संवाद यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको है अगला अथवा के अंदर है आपके गद्यांश है वो पठित पद्यांश दिया गया है, ठीक है। तो इसका पहले आपको पढ़ना है फिर उत्तर देना है। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों की स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो ये फसल के बारे में बताई गई, उनकी विशेषता के बारे में कवि ने कहा है। कवि के अनुसार फसल क्या है, तो कवि ने जो यहाँ पर कम शब्दों के अंदर कितनी अच्छी बातें बताई है कि फसल अनेक सामूहिक प्रयासों की सुगत परिणति है और इसमें अनेक प्राकृतिक स्रोत और मानव श्रम सम्मिलित प्रयास के रूप में समाहित होते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर उपयुक्त काव्यांश में किन मानवीय मूल्यों की ओर संकेत किया है। तो उपयुक्त काव्यांश में अनेकता में एकता और आपसी सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों की ओर संकेत किया है। फसल किसका रूपांतरण है, तो फसल है प्राकृतिक तत्व और मानसिक परिवर्तन का रूपांतरण है। इसके अंदर लिखा हुआ है, ये देख सकते हो। फसल है रूपांतरण है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच का हवा का थिरकन का। तो यहाँ पर आपको हिंदी अर्थ में लिखना है प्राकृतिक तत्व और मानव परिश्रम का, ठीक है। अगला चौथा प्रश्न है फसल का किसका संकोच बताया। फसल का सूर्य की उष्मा और हवा की थिरकन का संकोच बताया है, ठीक है। तो ये सारे उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे। अब अपन बात करेंगे टोटल क्वेश्चन की। तो आपके टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, तो पहले मैं बता देता हूँ आपके एग्जाम के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 19 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। और हम 14 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं और अथवा के अंदर आएगा सारे प्रश्न, ठीक है ना। तो आपको सब क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है। 14 नंबर प्रश्न, नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है यानी पागल है पागल। पान वाले के द्वारा कई पंक्तियों में कैप्टन के प्रति पान वाले की क्या सोच रही होगी, कल्पना के आधार पर बताइएगा, ठीक है ना। तो पहले इसका दूसरा प्रश्न है, हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था लेकिन निहायत ऐसा जो मजबूरी में लिपटा उनका ये त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। आपके अनुसार मन्नू भंडारी की माँ उनके लिए आदर्श क्यों नहीं बन सकी, इसका जो कारण है वो बताना है, ठीक है ना। तो पहले प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर कि जब हवलदार साहब ने कैप्टन के बारे में जानना चाहा कि क्या वह व्यक्ति नेताजी का साथी अथवा आज़ाद फौज हिंद का सिपाही है, तब पान वाला उपेक्षापूर्ण ढंग से जवाब देता है कि वो लंगड़ा क्या है, जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की नकारात्मक सोच रही होगी और वह उसे बेकार एवं जो सैनिक शक्ति समझता होगा, वह कैप्टन की देशभक्ति की भावना को नहीं समझा होगा। नहीं तो कैप्टन जैसे देशभक्त को भी
पागल, लंगड़ा, मरियल और नकारा नहीं समझता। ठीक है ना। तो ये उसका पहले प्रश्न का उत्तर था। और दूसरा है मनु भंडारी जो मनु की माँ है उसका आदर्श क्यों नहीं बन पाई। इसका आंसर है कि मनु की माँ अपने पति की आज्ञाओं का पालन करती हुई और अपनी संतान की इच्छाओं को पूरा करती हुई सिर्फ पत्नी और एक माँ ही रह गई। उसकी स्वयं की पहचान पूर्णतः समाप्त हो ही गई। ठीक है ना, समाप्त ही हो गई। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो मनीषीवत सबके कार्य करते हुए माँ का स्वयं का व्यक्तित्व परिवार में नगण्य और महत्वहीन था और इस कारण मनु ने अपनी अनपढ़ माँ को व्यक्तित्वहीन कहा, इसलिए वह अपनी संतानों के लिए आदर्श नहीं बन पाई। तो सिंपल सा उत्तर है, आप सब है इसका उत्तर कर दोगे। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न अथवा के अंदर पूछ रहा है कि संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने समाज निर्माण में किन लोगों के योगदान को दर्शाया। नेक्स्ट है उद्धव गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को समझाने में असमर्थ क्यों रहा। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, उद्धव है ना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आप है इसको स्टार लगा लीजिएगा, परीक्षा के अंदर 100% आपके छपेगा। ठीक है ना। जो दूसरा प्रश्न अथवा वाला। ठीक है ना। पहला का उत्तर अपन पढ़ते हैं। जो संगतकार कविता है, संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने संगतकारों यानी सहायकों का समाज निर्माण में योगदान दर्शाया। जैसे मुख्य गायक का गायन में हर परिस्थिति में संगतकार सहायक जिस प्रकार साथ देकर गायन को सफल बनाता है, उसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में के समाज निर्माण कार्यों में सहायकों की विशेष भूमिका होती है और उनके सहयोग के बिना मुख्य कार्यों का कार्य सफल नहीं हो सकता है। अतः समाज निर्माण में संगतकार होना आवश्यक है। ठीक है। अगला अपन बात करते हैं यहाँ पर गोपियों का वाला। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस पर सभी विद्यार्थी स्टार लगा लीजिए, एग्जाम के अंदर छप सकता है। तो गोपियाँ श्री कृष्ण के सगुण ब्रह्म प्रेम की अनन्य उपासक थी। जब उद्धव परम ज्ञानी निराकार ईश्वर के भक्त और योगी पुरुष थे, वह संसार में रहकर भी सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्त थे। उद्धव के ये श्रेष्ठ गुण गोपियों के लिए तुच्छ और महत्वहीन थे, क्योंकि उद्धव ने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर भी नहीं डुबोया था और कि वे किसी के रूप में आसक्त नहीं हुए थे। प्रेम भक्ति के रस की एक बूंद भी उन्होंने नहीं चखी थी, इसलिए वह गोपियों के श्री कृष्ण जो कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को समझने में असफल रहे थे। ठीक है ना। ये जो आपके उद्धव है सगुण ब्रह्म प्रेम के अनन्य उपासक तो थे, परम ज्ञानी थे, निराकार ईश्वर के भक्त और योगी पुरुष थे, लेकिन उन्होंने जो प्रेम रूपी नदी से अपना कभी पैर डुबोया ही नहीं। जो प्रेम रूपी भक्ति होती है उसके अंदर पैर नहीं डुबोया। तो गोपियों की बातें श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था, उनको समझ नहीं पाया। सिंपल ऐसी चीज़ें आप याद रख लेना। 16 नंबर आपके कवि नागार्जुन के व्यक्तित्व और कृतित्व, उसका व्यक्तित्व बताना है और उनका कृतित्व क्या क्या उनके कार्य थे। और रामपुर बेनीपुरी के व्यक्तित्व की, जो रामपुर नहीं राम वृक्ष है। ठीक है ना। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का व्यक्तित्व इंपॉर्टेंट है, सब लोग इंपॉर्टेंट लगा लेना यहाँ पर विद्यार्थियों। ये राम वृक्ष बेनीपुरी है, कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो ये तो आप सिंपल ये रख लोगे याद, इनका आपको सिंपल ये क्या क्या याद रखना है। पहले तो आपको इनका जन्म याद रख लेना है कि कवि नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के जो सतलका गांव में सन 1911 में हुआ और ये आधुनिक युग के जनवादी चेतना के प्रमुख कवि थे और इनकी कविताओं में प्रखर व्यंग्य भी था, लोकहित के प्रति रुझान भी था। कविता में भावुकता और कल्पना से अलग हटकर यथार्थ परक दृष्टिकोण दिखता है। और इनकी जो साहित्यिक रचना है, ये रचना या आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये रखोगे तो भी यहाँ पर जो एक कृतित्व शब्द दिया है इसका ये उत्तर यहाँ पर है। इनकी रचना की बात करें तो नागार्जुन ने युग धारा, प्यासी पथरई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, तालाब की मछलियाँ आदि काव्य कृतियाँ लिखी है। नेक्स्ट है बल चनमा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, वरुण के बेटे आदि उपन्यास इन्होंने लिखा है। कुमाकड़ परवर्ती के नागार्जुन का देहांत 1998 के अंदर हुआ था। इतना लिखोगे तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा। अब राम वृक्ष बेनीपुरी का जो व्यक्तित्व और कृतित्व है इसके बारे में चर्चा करते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म है वो बिहार के बेनीपुरी गांव में 1899 में हुआ। ये मैट्रिक्स पास यानी 10वीं पास कर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए और 15 वर्ष की आयु में इनकी रचनाएं पत्र पत्रिका में छपने लगी और इन्होंने अनेक नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र लिखे। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन का व्यापक प्रतिष्ठा मिली और उनका पूरा साहित्यिक बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। ठीक है ना।
और उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या, जो विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है, और इनकी मृत्यु 1968 के अंदर हो जाती है। तो सिंपली आपका व्यक्तित्व और कृतित्व ध्यान में रखना है। 17 नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके 4 नंबर का होगा और ये निम्नात्मक प्रश्न है। निम्नात्मक नहीं कह सकते हैं, दय खंड का सामान्य है। 180 से शब्द निम्नात्मक ही माने आप, ठीक है ना। है यहाँ पर आएगा, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली, सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका को ये चेतावनी किस स्थान पर लिखी मिली, वह उस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों में अपने शब्दों में लिखिए। अथवा के अंदर प्रश्न आएगा, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर आगे द्वारा लिखने के कारणों को स्पष्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न थे यहाँ पर। अब 2-3 प्रश्न और बचे हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर आप आराम से हल कर लेंगे। ठीक है, पहले का उत्तर है यहाँ पर, सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका को ये चेतावनी लायोंग से कटाव के रास्ते में लिखी मिली। ठीक है ना, कटाव का रास्ता बहुत खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश, वहाँ अभ्यस्त चालक ही लगभग ध्यान एवं अंदाज से ही गाड़ी चलाते हैं। बारिश में फिसलन होती है और ऐसे रास्ते में सावधानी हटी की दुर्घटना घटी, इसलिए स्थान स्थान पर चेतावनी लिखी रहती है। क्योंकि मार्ग में एक चूक का मतलब जीवन खलास, अतः वहाँ के अभ्यस्त चालक ही सावधानी से गाड़ी चलाते हैं। तो ये इस पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। और दूसरा है, मैं क्यों लिखता हूँ, जो अंग्रेजी का पाठ है उस पर लिखने का कारण है। तो यह इसका उत्तर है कि लेखक का संबंध मन की स्थिति से होता है। जब अनुभूति और प्रत्यक्ष का अनुभव रचना करने के लिए उकसाते हैं तभी व्यक्ति लेखन करता है, परंतु प्रत्येक लेखक को कई अन्य कारणों से भी लेखन करना पड़ता है। संपादक यदि किसी विषय विशेष के लिए आग्रह करे अथवा प्रकाशक का दबाव हो तो भी लेखक को लिखना पड़ता है, और कई तरह के आर्थिक लाभ अथवा सामाजिक राजनीतिक दायित्व को पूरा करने के लिए भी रचनाएं करनी पड़ती है। किंतु लेखक सर्वोत्कृष्ट तभी होता है जब लेखक का भीतरी दबाव उसे विवश कर दें कि वह स्वयं ही इतना बेचैन हो उठे कि लिखना अनिवार्य हो जाए। तो ये 17 प्रश्न और 18 नंबर निम्नात्मक प्रश्न आएगा, जो यहाँ पर आपके हैं करीबन 4 यहाँ पर आपको मिलेंगे, और उनमें से आपको एक शब्द पर, जो टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है ना। भारत में जो 6 ऋतुओं का प्रभाव क्या रहता है, इनके बारे में विद्यार्थी जीवन, भावी जीवन की आधारशिला, पहले प्रस्तावना लिखना है विद्यार्थियों, फिर विद्यार्थी जीवन के क्या गुण होते हैं, फिर भावी जीवन की तैयारी कैसे करते हैं, फिर भावी जीवन में विद्यार्थी की भूमिका क्या होती है, और फिर उसका उपसार जो सारांश है वो लिखना है। ठीक है ना। राजस्थान के ऐतिहासिक धरोहर, और यदि मैं प्रधानाचार्य होता तो इनमें से आपको एक में से लिखना है। इसकी सारी PDF है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, ये सारे आप पढ़ोगे तो आप लिख लोगे। ठीक है ना। सारे विद्यार्थी के जीवन की भी देखिएगा। प्रस्तावना के अंदर विद्यार्थी जीवन में क्या लिखना है, तो आप गुरुजनों का करो आभार, वही भावी जीवन का आधार। इस प्रकार से स्लोगन के साथ आपको ये लिखने हैं। क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या, जैसे विद्यार्थी के जीवन के गुण बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय शास्त्रों के अंदर विद्यार्थी के 5 गुणों का होना आवश्यक है। कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, कुत्ते की तरह उसे नींद होनी चाहिए, और कम खाने वाला होना चाहिए, और गृह त्यागी यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होना चाहिए। तो आपकी पढ़ाई के अंदर विद्यार्थियों ये लागू होता है कि आपको कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, कि हर एक चीज़ को जानने के अंदर आपकी चेष्टा होनी चाहिए। बगुले की तरह आपका ध्यान होना चाहिए, पढ़ते समय कक्षा के अंदर आपका पूरा ध्यान टीचर क्या पढ़ा रहा है, टीचर क्या बोल रहा है, टीचर क्या गलती कर रहा है, टीचर से हमें क्या सीखना है, टीचर से कौन सा प्रश्न पूछना है, ये सारे सवाल आपके दिमाग में चलने चाहिए। इस प्रकार से आपका ध्यान होना चाहिए। कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए, ऐसा नहीं है जब सो गए वापस कब उठते हैं कब सोते हैं पता ही नहीं चलता है। आपकी नींद इतनी हल्की होनी चाहिए कि कहीं पैर भी अगर कोई यानी टहलता हुआ भी आता है तो आप कुत्ते की तरह झट खड़े हो जाते हो। तो इतनी नींद आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी मतलब कुत्ते की तरह झीणी नींद होनी, हिंदी के अंदर बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, कम खाने वाला, खाना कम खाना चाहिए। गृह त्यागी मतलब होता है आप घर को त्याग दो, लेकिन विद्यार्थी जीवन के अंदर घर नहीं त्याग सकते हैं, फिर भी ये 5 गुण विद्यार्थी के अंदर होने चाहिए। इस प्रकार से भावी जीवन की तैयारी और भावी जीवन की विद्यार्थी उपसार, ये सारे राजस्थान के ऐतिहासिक धरोहर, इसके बारे में ये पूरा निबंध है, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं डाल दूंगा। आप सब विद्यार्थी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फिर विद्यार्थियों एक यहाँ पर प्रार्थना पत्र आएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर महोदय को खेल साप्ताहिक जो आयोजन खेल का है इस पर आप प्रार्थना पत्र लिखना है, और यहाँ पर बोर्ड की परीक्षा की तैयारी और प्रबंधन के बारे में यहाँ पर एक पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो ये पत्र से संबंधित और एप्लीकेशन से संबंधित सारा मैटर हो गया। और 20 नंबर सवाल है, यहाँ पर आपको लिखनी है विज्ञापन लिखना है, ठीक है। तो नगर पालिका जो उधमगढ़ की ओर से स्वच्छता जागरूकता हेतु एक विज्ञापन लिखना है। तो ये सिंपल सी विज्ञापन ऐसे लिखा जाता है, आप तैयार कर लेना, ठीक है। तो पीडीएफ में से सारा देख लेना क्या क्या कैसे कैसे है। तो विद्यार्थियों, आज संपूर्ण क्लास के अंदर हमने हिंदी क्लास 10th के अंदर हिंदी का पहला मॉडल पेपर संजीव डैशपुर का हल किया है। ये वीडियो आप अपने सभी जो साथीगण हैं, मित्र हैं, आपके स्कूल में पढ़ते हैं, उनको ज़रूर भेजना, ताकि उनको भी ये जो पहला मॉडल पेपर है आराम से आप समझ आ सके, और परीक्षा में इससे बहुत ज़्यादा सवाल आपको आने को मिलेंगे। आप इस मॉडल पेपर को 2 बार ज़रूर देख लेना, ताकि यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि पहले मॉडल पेपर से काफ़ी सवाल है वो आ जाते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि नए वीडियो जब भी विद्यार्थियों आपके लिए डालें तो आप फटाफट उन विद्यार्थियों को जो वीडियो को देखोगे तो आराम से आप परीक्षा में पास ही नहीं होंगे, अच्छे प्रतिशत बना लोगे, ठीक है। जैसे हिंदी का मैंने आज ये पढ़ाया मॉडल पेपर, 50 नंबर तो आप ऐसे ही पेपर में से ला रहे हो, जो पेपर में लिखा है उसको सही ढंग से जचा के लिखना है और 50 नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो 20 स्कूल से भेजते हैं और 50 पेपर में ले आओगे तो आपके 70 नंबर हिंदी के अंदर आ रहे हैं सामान्य विद्यार्थी के, ठीक है। बाकी तो आपको चिंता मत करो, पूरा देख लेना, आपके पूरे में से पूरे आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।